वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन, एक नई खूबसूरत सी सुबह और कुछ नए टॉपिक्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी इस वक्त जहां कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और भरपूर जिंदगी अपनी गुजार रहे होंगे। सुबह का आगाज हो चुका है हमारे साथ जागो लाहौर के साथ और जनाब जागो लाहौर मजे मजे के टॉपिक्स और मालूमात लेकर हम आपके साथ मौजूद है ताकि आपकी जो सुबह है और भी ज्यादा खुशगवार और प्लेजेंट बनाई जा सके। वैसे तो खुशगवार हो चुकी है क्योंकि मौसम ऐसा है, लेकिन मौसम पे भी बात करेंगे। अभी अपनी सुबह का आगाज एक खूबसूरत सी बात के साथ करते हैं और आपके साथ अशफाक अहमद साहब का एक कॉल है जो मैंने शेयर करना है कि बाबा जी कहते हैं कि ये ठीक है कि तुम एक फूल नहीं बन सकते, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि तुम एक कांटा बन जाओ अपनी जिंदगी में। और राज की बात भी यही है कि जो शख्स कांटा नहीं बनता ना, वो बिलाखिर गुलाब बन ही जाता है। तो जनाब कोशिश करनी चाहिए हमें कि फूल बनकर दूसरों को अपनी महक और खुशबू से महकाएं, ना कि कांटे बनकर दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस बने, उनकी जिंदगियों में रुकावट पैदा करें। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा पैगाम था जो आपके साथ मैंने शेयर करना था। और जिस तरह खुशगवार मौसम है और इस खुशगवार मौसम के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो मानसून का बाकायदा आगाज हो चुका है। और जिस तरह कल हमने आपको बताया था कि जनाब महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई है कि जो नया स्पेल है मानसून का वो शहर लाहौर में दाखिल हो जाएगा और वो दाखिल हो चुका है। कल रात से ही जनाब हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और बरस रहे हैं, बादल जमकर बरस रहे हैं रात से। और बहुत से नशेबी इलाके जो हैं वो इस वक्त जेर आब भी आ चुके हैं, जहां पर एक तरफ लोग जो खुश हो रहे हैं कि हब्स की जो मौसम था उससे थोड़ी सी छुट्टी मिल सकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो परेशानी भी उठानी पड़ी है बहुत से लोगों को कि जहां पर पानी खड़ा हो चुका है, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बहुत से लोगों के इलाके जो है वो ज़ेरे आ चुके हैं, घरों पे पानी दाखिल हो चुका है। तो एक तरफ लोग खुशगवार मौसम एंजॉय करें तो दूसरी तरफ लोगों को मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए हुकूमती इदारों के हवाले से तो जनाब वासा की कारकर्दगी का जो पोल है वो इस तरह के वेदर में खुलकर सामने आ जाता है कि इदारे अपनी कारकर्दगी अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अभी बढ़ते हैं अपने पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जनाब कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। जैसा कि माहिरीन ने छठी लहर के आगाज में ही हम सबको बता दिया था कि कोरोना की जो छठी लहर है वो खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए। लेकिन शायद हमने कोरोना की इस लहर को इतना सीरियस लिया ही नहीं है जितना हमें लेना चाहिए था। और अब सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है कि मुल्क भर में और खास तौर पर शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है और जिसकी बुनियादी वजह एहतियाती तदाबीर को ना अपनाना है हम सब की तरफ से। और मरीजों की तादाद में इस हद तक इजाफा किसी खतरे से कम नहीं है। तो मरीजों को इब्तदाई अलामात जाहिर होने पर क्या करना चाहिए? क्या कोरोना की इस लहर में मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है? कैसे कोरोना के वार से बचा जा सकता है? इस पर आज हम बात करेंगे। हमने आज दावत दे रखी है जनाब डॉक्टर अयूब मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये जो कोरोना की छठी लहर है इसके आने से पहले ही जितने भी एक्सपर्ट्स उन्होंने ये हमें खदशा जाहिर कर दिया था कि ये लहर खतरनाक साबित हो सकती है। ये खदशा कितने % जो है था वो दुरुस्त साबित हुआ है? देखें लहर तो आ गई है जी, लेकिन मेरा ख्याल है खुशकिस्मती से अभी तक इतनी सीरियस केस नहीं दाखिल हुए हैं अस्पतालों के अंदर। अच्छा। और जो हमारे आईसीयूज में बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हैं, केसेस आए हैं, थोड़े केसेस आए हैं, लेकिन ये अभी इतनी ख़तरनाक नहीं है लहर। अच्छा। लेकिन नंबर ऑफ केसेस की आप बात करें अगर कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा तो हैं। इसकी क्या वजह है? मतलब अगर सिवियरिटी नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है अगर देखा जाए तो फिर नंबर ऑफ पेशेंट्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन? नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस जो मेरा ख्याल है कि जो हम बयान करते हैं वो इतने नहीं है। नंबर ऑफ केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा हैं। असल में इस तरह है कि ये कोरोना ने तो कभी ख़त्म नहीं होना। अच्छा। ये वायरस अब आ गया है, ये जानवरों का वायरस था, जानवरों से इंसानों में आ गया, ये हमेशा रहेगा। मतलब अब ये हम लोग मेंटली तौर पर तैयार हैं कि ये हमारे साथ रहने वाला रहेगा। नज़ला, जुकाम, गला खराब, बुखार वाला वायरस रहेगा, जिस तरह का वायरस है।
अब सिर्फ बात ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीन कराई हुई है वो तो अपने आप को महफूज समझे, ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं कराई उन लोगों के लिए अभी भी खतरा मौजूद है। ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं उनको नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार हो और उसके साथ उनकी हालत सीरियस हो जाए। और सही, याद रखें कि अभी भी इसका कोई मुस्तनद इलाज पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। तो लिहाजा जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं कराई है उनके लिए ख़तरा मौजूद है, किसी वक्त भी सीरियस भी हो सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। और दूसरा उसका नुकसान ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं कराई तो उसमें ये होगा कि वो वायरस जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा तादाद होती है उन लोगों के अंदर। अच्छा, वो दूसरों को स्प्रेड भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनकी बीमारी का जो पीरियड है, ड्यूरेशन, वो ज़्यादा लंबा होता है। तो उसकी वजह से जब वायरस ज़्यादा होगा, तादाद ज़्यादा होगी, तो ख़तरा है कि वायरस की नई इकसाम पैदा होगी। हो सकता है कि फ़िलहाल नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में कोई ऐसी नई किस्म पैदा हो जाए जो कि इस वैक्सीन के अगेंस्ट जो है वो अपनी मदाफ़त पैदा कर ले। ठीक है, फ़िलहाल जिन लोगों ने वैक्सीन कराई हुई है वो लोग महफूज हैं, वो कोई खुदा न खास्ता उनमें सीरियस केस नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात वाज़िया करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने साइनोफार्म या साइनोवैक वैक्सीन लगवाई है जी, वो बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं। और जिन्होंने ऑलरेडी बूस्टर डोज भी लगवाया हुआ है और कितनी देर बाद फिर वो दोबारा जाके लगवा सकते हैं? देखें, जिन्होंने अगर 6 महीने पहले अगर फाइजर की या मॉडर्ना की वैक्सीन हाँ, लगवाई है जी। तो वो एक डोज और लगवा लें। अच्छा, ठीक है, एक डोज और लगवा लें, ठीक। क्योंकि ये समझें कि इस वक्त जो है ना वो आप साइनोफार्म या साइनोवैक से अगर आपने पहले वैक्सीन लगवाई है तो समझे वो तकरीबन ख़त्म हो गई, उसका असर ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जो ज़्यादा जो मौसर वैक्सीन है वो ये मॉडर्ना और फाइजर का बताया वैक्सीन है। तो लिहाजा जिन लोगों ने फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन नहीं लगवाई है ठीक है, वो भी अपने आप को यही समझें कि उनकी वैक्सीनेशन लेकिन नहीं डॉक्टर हुई साहब है। फिर हर 6 महीने बाद हमें बूस्टर लगवाना नहीं, पड़ेगा? वो अभी देख रहे हैं उसको, पूरी दुनिया में साइंसदान काम कर रहे हैं इस पे। शायद जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन जो है उसके खिलाफ भी शायद कोई नया अपने वो वैक्सीन लॉन्च करें। ठीक है, लेकिन फिलहाल तक ये है कि जो फाइजर की और मॉडर्ना की वैक्सीन है ये दोनों वैक्सीन जो है ना वो इंतहाई इफेक्टिव हैं। और ठीक बहुत से केसेस मैंने देखे हैं जिनको नज़ला ज़ुकाम बुखार हुआ, उनका कोविड पॉजिटिव था, लेकिन बिल्कुल जिस तरह उन्होंने फाइजर की और मॉडर्ना की कोई भी वैक्सीन उसकी 2 डोजेज लगवाई हुई हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब इस वाले जो नया वेरिएंट है, जो छठी लहर जारी है, इसमें कोई स्पेसिफिक कोई साइंस एंड सिम्टम्स हैं या वही साइंस एंड सिम्टम्स हैं इसके जो है ना अलामात में गले में खराश होना और गला खराब होना ये पहली अलामत है। ठीक है, तो गले में खराश होगी, गला खराब होगा, बुखार हो जाएगा, नज़ला ज़ुकाम होगा, तो ये इसकी अलामात हैं। और अब जिसने वैक्सीन नहीं कराई हुई वो अपने आप को जो है ना वो अपना तैयारी कर ले, अपनी वो खतरा है उसको। लेकिन इस मौसम में तो लोग फिर ये भी कहते हैं ना, अगर गला ख़राब हो रहा है, फ्लू है, तो बॉडी में पेन्स हैं या बुखार हो गया तो शायद मौसम का भी असर है, मौसम इस तरह का है, तो उस पर भी लेकर चले जाते हैं लोग। जी बिल्कुल चले जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इस वक्त जो है ना वो प्रैक्टिकली, क्योंकि लोग हमारे यहाँ टेस्ट तो कराते नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, तो अगर टेस्ट कराया जाए और अगर ज़रूरत भी नहीं कराने की, उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो अगर कराया जाए तो आपकी लाहौर की बहुत बड़ी आबादी को जो है वो कोरोना हो गया है या हो रहा है या उसमें से गुजर रहे हैं, अच्छा, या हो जाएगा उनको। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ये रहेगा, उसमें सिर्फ हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि हम अपनी फाइजर की जो बूस्टर है 2 बूस्टर लगवाएं, एक नहीं 2 बूस्टर, यानी कि जिसने पहले लगवाई है एक फाइजर की बूस्टर और दूसरी भी लगवाए। ओके, और दूसरा ये है कि अभी भी जो है ना थोड़ा एहतियात का दामन ना छोड़ें। हमारी आवाम जो है ना वो बहुत बेसब्री है और इसके अलावा जो है वो कोई किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर को तो मानने को तैयार ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले भी तो एहतियाती तदाबीर तभी अपनाई थी जब हम लोगों को डंडे के जोर पे अपनाई गई। जी बिल्कुल, इंतहाई जिद्दी लोग हैं इस हवाले से। तो अभी भी एहतियात का दामन ना छोड़ें, अपना मास्क पहने, ख़ास तौर पे जब एक पब्लिक प्लेस में जाते हैं, आप मेट्रो ट्रेन में बैठते हैं, मेट्रो बस में सफ़र करते हैं, तो आपने मास्क लाजमी पहनना। लेकिन अफसोस की बात यह है, अगर आप मेट्रो ट्रेन के स्टेशन पे देखें, वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है वो लोगों को रोकता है कि आपने मास्क नहीं पहना, तो वो लोगों से उलझते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ना शुरू कर देते हैं।
मास्क नहीं पहनते 10 रुपए का, और अगर पहनते हैं तो ट्रेन में जाके उतार देते हैं। और अगर मास्क पहनते भी हैं तो वो यहाँ पर चिन पे होता है जी, चिन पे होता है, जो उनके जिसका एरिया कोई फायदा ही नहीं है। ये फायदा नहीं होता उसका। लेकिन डॉक्टर साहब फिर मुझे ये बताइए कि इसको फिर रोका कैसे जा सकता है, या फिर हम मेंटली तौर पर इस पे तैयार रहें कि ये इसी तरह रहने वाला है, ये जो वायरस है हमारे साथ ही चलेगा। और दूसरा कि ये स्वेरिटी इसकी कितनी हो सकती है, मतलब जान का खतरा तो नहीं हो सकता अगर जिसको कोरोना वायरस ये वाली लहर से अगर उसको हो जाता है तो? जी जी, देखिए इसमें यह है कि अभी तक मैंने अर्ज किया खुशकिस्मती से जो नए इसकी इकसाम आई हैं वो अभी तक जो हमने वैक्सीन लगवाई है फाइजर की या मॉडर्ना की वैक्सीन, वो वैक्सीन जो है वो इस वायरस के खिलाफ इफेक्टिव है। ठीक है, यानी कि वो जिन लोगों ने वो वैक्सीन लगवाई हुई है उनके अंदर बीमारी खतरनाक लेवल तक नहीं आती है अभी तक। लेकिन अगर इस तरह ये वायरस फैलता रहा और ये वायरस बहुत ज़्यादा फैला, फिर खदशा है कि शायद कोई नई किस्म ऐसी आ जाए, किसी वक्त भी नई किस्म आ सकती है, और वो नई किस्म जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है। तो इसलिए लोग एहतियात करें, वैक्सीन कराएं, मास्क पहनें। अभी इस तरह मत घुले मिलें जिस तरह वो समझते हैं कि पहले वाली ज़िंदगी में आ गए हैं। अल्लाह अल्लाह करके जो है ना थोड़ा निज़ाम में बेहतरी आई है, ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन पे आई है। और कुछ ना करें, सिर्फ इतना करें कि जब आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं, शॉपिंग प्लाजा में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो वहाँ पर आप मास्क। अब मस्जिद में देखें गर्मियाँ हैं, शदीद हब्स का मौसम है, दरवाजे बंद, एसी चल रहे होते हैं, तो मस्जिद में बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोरोना फैलने का इम्कान होता है। अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका गला ख़राब है, ज़ुकाम है, जिस्म टूट रहा है, सबसे बेहतर ये है कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ने ना जाएं। ठीक है, सबसे बेहतर ये है आप नमाज पढ़ने ही ना जाएं, ताकि बाकी लोग आपसे महफूज रहें, घर पे अब नमाज अदा करें। ठीक है, अगर आप गए हैं वहाँ पर तो आप वहाँ पर जाके मास्क पहने, और मैं अभी समझता हूँ कि अभी लोगों को मस्जिद में फासला रखना चाहिए। ठीक है, जैसे पहले जी पहले कर रहे थे वैसे ही कर लें। और कोशिश करें अगर मस्जिद में इंतजाम है तो जो बाहर खुला सहन होता है उसमें नमाज की अदायगी करें। अगर खुले सहन में नमाज की अदायगी कर रहे हैं तो फिर उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें बहुत कम इम्कान रह जाता है वो कोरोना फैलने का। एक और बड़ी अहम बात है कि हमने अपनी 2 आदात जो है ना वो अपने अंदर पैदा कर। एक तो ये कि जब भी खांसी आए या छींक आए ना, खांसी या छींक आए तो आपने इस तरह जो ना आपने इस तरह बाजू को अपने मुंह के ऊपर कर लेना। ठीक है, ताकि आप जो खांसी करते हैं तो उसमें जरासीम बहुत दूर तक जाते हैं, उसके जो पार्टिकल्स है वो फिजा में फैल जाते हैं और जो कोई इसमें सांस लेता है उसके अंदर चलेगा। अगर आप सिर्फ इतना कर लें कि अपना खांसी करते वक्त या छींक मारते वक्त मुंह पे इस तरह अपने बाजू कर लें तो उससे हम इसका फैलाव बहुत ज़्यादा रोक सकते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है इससे। तो ये आदत जो है ना वो हमारे लोगों को ये खुदा के वास्ते जो है वो अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि इस मूजी मर्ज से और इस मूजी वायरस से महफूज रहें और हमारा ये ज़िंदगी का निज़ाम चलता रहे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इसका भी क्या वही क्वारंटाइन पीरियड है, उतने ही दिन इसका भी चलेंगे जैसे पहले वाली वेव्स में हमने देखा? नहीं, इतना इसका वो ये है कि सिर्फ जो आपको जिन दिनों बुखार है ना, हाँ जी, उन दिनों आपने जो है ना वो अपने आप को अलहदा रखना है। अलहदा भी क्या रखना है, आपने थोड़ी सी एहतियात रखनी है कि किसी से गले ना मिले, हाथ ना मिलाए, आप जिस तरह मैंने अर्ज किया छींक ना मारे, थोड़ा सा अपने आप को हवादार कमरे में कर लें, बस इतना फ़र्क है। लेकिन यह है कि बहुत कोई ऐसी ख़तरनाक बात नहीं है, वो उस तरह नहीं है कि जिस तरह शुरू में क्वारंटाइन होते थे, बंद हो जाते थे अलग से 10-10 दिन, फिर दोबारा टेस्ट रिपीट करते थे, दोबारा टेस्ट भी रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। बस जैसे आपको बुखार हुआ है, आप बुखार जब बुखार ख़त्म हो जाए उसके 2 दिन बाद जो है ना वो आप आम आवाम में जा सकते हैं, फिर सकते हैं। और दवाई भी वही खा सकते हैं जैसे हर 8 घंटे बाद पैनाडोल जैसे पहले हम खाते थे वही खाएं? देखें जी, मैंने अर्ज़ किया कि इसका अभी तक दुनिया में कोई मुस्तनद इलाज नहीं है, तो उसमें दवाई सिर्फ पैनाडोल ही है। ठीक है, आप बुखार ना होने दें, नज़ला ज़ुकाम की हल्की सी कोई दवाई ले लें, बेशक कहवा पी लें। दवाई इसकी कोई नहीं अभी तक ईजाद हुई है कि आप कहें कि बाकी इतनी दवाइयाँ लोग देते रहे, वो सब जो है ना वो बाद में इसके ऊपर जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे स्टडीज़ हुई, ट्रायल हुई, पता लगा सब दवाइयाँ बेकार थी, किसी का कोई फ़ायदा नहीं था, बल्कि नुकसान ज़्यादा थे। चाहे वो मलेरिया की दवाई थी, उसके बाद में एक और दवाई आई थी जो कीड़े मारने की दवाई थी, ख्याल था कि शायद आइवनमेक्टिन नाम था उसका। अच्छा।
वो भी पता लगा कि उसके नुकसानात ज़्यादा हैं और कोई फ़ायदा नहीं, बेकार दवाई है। तो लिहाजा कोई भी दवाई इसके अंदर कारगर नहीं है। सिर्फ यही आप पैनाडॉल लें और अपने रेस्ट करें और लोगों से थोड़ा अपने आप को अलग थलग कर लें। यही एहतियाती तदाबीर हैं जो पहले अपनाई जाती थी और अब भी वही अपनाने का कहा जा रहा है कि जनाब इसके ऊपर अगर आप अमल दरामद करेंगे तो इस कोरोना वायरस की छठी लहर पर या आने वाली अगर खुदा ना खास्ता नया वेरिएंट आ जाता तो उस पर हम लोग काबू पा सकते हैं। डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और कोरोना की सूरत हाल के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, जो बिगड़ती जा रही है उस पर काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब मौसम खुशगवार है और इस तरह का मौसम जो है एक्सरसाइज यहाँ पर योगा के हवाले से बड़ा कारगर साबित हुआ। आप बात कर लेते हैं पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट के हवाले से, तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ कि कमी है तो वो है हुकूमती वसाइल और हुकूमती रहनुमाई की। पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट ने हमेशा ही पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और हर खेल हर मैदान में अपना लोहा भी मनवाया है। खेल का मैदान हो या फिर दुनिया में बनाए जाने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की, तो हमेशा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ना सिर्फ पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम सरबुलंद किया है बल्कि खेलों के जरिए दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है और सारी दुनिया को बतलाया भी है कि जनाब पाकिस्तान एक पुरअमन और खेल पसंद मुल्क है। और आज भी मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही बासलाहियत एथलीट से कराने जा रही हूँ जिन्होंने ज्यादा पुशअप कैटेगरी में 28 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं इन्होंने और कौन कौन से मजीद बनाने का प्लान है, ये सब जानने के लिए हमने आज उनको मदऊ किया है। हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं जनाब इरफान महसूद हैं और जो कि ज़्यादा कैटेगरी जो 28 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो चुके हैं। तो इरफान, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। इरफान, ये जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, कैसी फीलिंग है, कैसा महसूस हो रहा है और इरादा था या उम्मीद थी कि आप ये इतना बड़ा जो रिकॉर्ड है ये तोड़ सकते हैं? ये अगर आप में हिम्मत है, डेडिकेशन है, हौसला है, लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी लेवल के गिनीज रिकॉर्ड से के इसके बारे में पहले सोचा ही जा सकता था और ये मेरा प्लान था कि फ्यूचर में इंशाल्लाह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैं तोड़ूंगा। लेकिन पहले यह था कि सिर्फ कुछ रिकॉर्ड थे वो मैंने टारगेट बनाए हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 53 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। हाफ सेंचुरी मैंने कंप्लीट की हुई है, उसके 53 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिशियली अप्रूव्ड है। तो इरफान, ये मुझे बताइएगा, ये आप ही का रिकॉर्ड था जो आपने इसको ब्रेक किया या किसी और का रिकॉर्ड था? ये मोस्ट जंप स्क्वाट्स 6T वेट कैटेगरीज यानी 27 किलो वजन के साथ 1 मिनट में 40 जंप स्क्वाट्स का टारगेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने दिया हुआ था। तो वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया है। ये गिनीज की तरफ से एक टारगेट था, वो टारगेट 40 था, मैंने 54 जंप स्क्वाट्स करके रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले ये रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है। वर्ल्ड लेवल पर मतलब इससे पहले भी बहुत से लोगों ने ये रिकॉर्ड बनाया होगा लेकिन उनको भी आपने पीछे छोड़ दिया है। कितने मुमालिक थे इस कैटेगरी में या जिनको आपने पीछे छोड़ा और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और फर्स्ट नंबर पर आ चुके हैं? देखिए, ये मुख्तलिफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में होते हैं। इसके के लिए वर्ल्ड लेवल पे हर कंट्री के एथलीट्स अप्लाई करते रहते हैं, टारगेट अचीव करते रहते हैं। लेकिन ये जो रिकॉर्ड था ये जंप स्क्वाट्स का, ये पहले मैंने ही बनाए, मुझसे पहले ये रिकॉर्ड किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने एक चैलेंज रिकॉर्ड दिया हुआ था कि 60 पाउंड वजन के साथ आपने 40 जंप स्क्वाट्स करने थे। तो मैंने 40 की बजाय 54 जंप स्क्वाट्स किए। वर्ल्ड लेवल पे ये रिकॉर्ड सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट किया, अभी रिसेंटली मेरे ही पास है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि इससे पहले भी आप इसको प्रोफेशनली लेकर चल रहे थे इस खेल को या सिर्फ इस रैकेट की हद तक आप इसको इसकी प्रैक्टिस की आपने?
नहीं, मेरी डेरा इस्माइल खान में मार्शल आर्ट्स एकेडमी है अपनी, ठीक है। जहाँ पे प्रोफेशनल प्लेयर्स ट्रेन हो रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान का जो सबसे पाउंड फॉर पाउंड में बॉक्सर है वो मेरे क्लब का है। 8 मेरे क्लब के स्टूडेंट्स हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। प्रोफेशनली हम ये चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे कम उम्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है वो भी मेरे क्लब का है। अच्छा। और यहाँ पे मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं मार्शल आर्ट्स की, उसमें एकेडमी में ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारी फोकस होती है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे, मार्शल आर्ट्स की मुख्तलिफ की जो कैटेगरीज हैं फिटनेस की, इस पे हमारी फोकस होती है। जो यहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं इसके लिए बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो ये हमारी अपनी एक टारगेट होती है, इसी को हमने अचीव करना है। तो अब तो आप मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं बच्चों को, पूरी आपने एक एकेडमी बनाई है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इरफान, मुझे बताइए आपने कब से ये जर्नी स्टार्ट की, कब का सफर है आपका जो आपने तय किया है? मार्शल आर्ट मैंने 2005 में स्टार्ट की हुई थी। मैंने खुद जो मेरी जर्नी है 2005 से स्टार्ट की। 2016 में मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स एकेडमी बनाई। यहाँ पे मुख्तलिफ जो चीज़ें सिर्फ तस्वर की जा सकती थी डेरा इस्माइल खान, चूँकि बहुत बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे मार्शल आर्ट्स की या उस लेवल की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज़ें जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के मार्शल आर्ट्स एकेडमी में सिखाई जाती है, वही चीज़ें यहाँ पे मैंने स्टार्ट करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मेरे क्लब के स्टूडेंट्स हैं, कम उम्र बच्चे हैं, किसी की उम्र 8 साल है, किसी की 9 साल है, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। प्रोफेशनल बॉक्सर यहाँ से निकल चुके हैं। मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, वहाँ पे हम हमारे क्लब के जो प्लेयर्स है वहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, वहाँ पे ज्वाइनिंग उन्होंने की हुई है। मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं, मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे, वहाँ पे फ्री एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो 2016 से हमारी ये जर्नी स्टार्ट है अपनी मार्शल आर्ट्स एकेडमी की, और कोशिश है कि मजीद अपने इलाके, अपने मुल्क के लिए हम कुछ कर सकें। लेकिन जिस तरह इरफान आपने बताया कि ये इलाका ऐसा है जहाँ पे वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी वाक़ है, तो किस तरह वसाइल पूरे किए जाते हैं, किस तरह बच्चों के लिए वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो उन्हें इस गेम के लिए चाहिए होती हैं? बिल्कुल, वसाइल और इक्विपमेंट्स की हमारे पास काफ़ी कमी है। यहाँ पे उस लेवल की इक्विपमेंट्स नहीं है। हम जो मार्शल आर्ट्स हमने पहले स्टार्ट की हुई थी, बिल्कुल एक रेतीली ज़मीन थी, वहाँ पे हम ट्रेनिंग ले रहे थे। फिर मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल से वहाँ पे ट्रेनिंग हमने शुरू कर दी थी। हमारे पास काफ़ी वसाइल की कमी थी, काफ़ी फैसिलिटीज़ की कमी थी, काफ़ी सपोर्ट की कमी थी। लेकिन ये थी कि हमने एक अहद किया हुआ था कि हमने अपनी जो गोल्स है, अपने टारगेट से इसको अचीव करना है। लेकिन इरफान, इस तरह के जब टारगेट अचीव किए जाते हैं और इंटरनेशनली लेवल पर और वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है पाकिस्तान को, तो क्या अगर पाकिस्तान की हुकूमत या कोई हुकूमती नुमाइंदा आके आप लोगों की दादरसी करता है या मदद करने की कोशिश करता है? देखिए, यहाँ पे जो सिविल इंतजामिया है ये तो उस लेवल पे हम सपोर्ट नहीं कर रहे। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले मेरा 50 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मेरी गोल्डन जुबली कंप्लीट हुई थी। 50 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बोलने में काफ़ी आसान है, लेकिन इसके पीछे कई सालों, कई महीनों, कई घंटों की मेहनत लगी हुई थी। और जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाए, इसमें फिटनेस के टफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, यूके, अमेरिका, फिलिपाइन, इंडिया, मुख्तलिफ जो ममालिक के टॉप रिकॉर्ड थे उनको मैंने ब्रेक किया था। 50 जब मेरी कंप्लीट हुई, आज तक एक ऑफिशियली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उन्होंने मैसेज तक नहीं किया अप्रिसिएशन के लिए। ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी हमें सपोर्ट करती रहती है, वक्तन फवक्तन वो हमें इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करती रहती हैं। हमारे लिए वो मुख्तलिफ जो वसाइल हमें चाहिए होती है वो प्रोवाइड करती रहती हैं। उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, अप्रिशिएट किया है। बाकी सिविल इंतजामिया ने अभी तक हमें कोई लेकिन इरफान, अगर मैं इक्विपमेंट्स के हवाले से आपसे पूछूं तो मुझे बताइएगा, इस खास तौर पर मार्शल आर्ट्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं? हमारी जो मार्शल आर्ट्स की अकेडमी है, लायन डैन फाइट क्लब,
इसमें मल्टी एक्टिविटीज हम करवाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी जो फोकस होती है मिक्स मार्शल आर्ट्स। अच्छा। इसके लिए अपनी इक्विपमेंट जरूरत होती है, बॉक्सिंग ग्लव्स वगैरह हो गए। प्रोफेशनल बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी हम करवा रहे हैं। वो साउथ एशिया लेवल पे जो एमेच्योर फाइटर्स है वेल्टर वेट में, वो हमारे क्लब का है। बॉक्सिंग में पाकिस्तान लेवल पे जो सबसे टॉप पे है वो हबीब रहमान, वो भी हमारे क्लब का है। जिमनास्टिक की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं साथ में, और किक बॉक्सिंग की। इसके लिए फॉर्म्स वगैरह चाहिए होती है, मुख्तलिफ जो मार्शल आर्ट से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं इनकी जरूरत है। तो ये आप लोग निचली सतह पर भी कॉम्पिटिशन्स का इनाकाद करवाते हैं इरफान, ताकि बच्चों में जो है वो उनको बूस्ट मिले? जी बिल्कुल, यहाँ पे डेरा इस्माइल खान में फर्स्ट टाइम हमने मुख्तलिफ इवेंट्स करवाए हैं अपनी मदद आपके तहत या पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट की बदौलत। इंटरनेशनल इवेंट भी करवाए हैं जिसमें अफगानिस्तान की टीमें भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। ये सिर्फ हमारा फोकस ये होता है कि यहाँ पे जो लोकल लेवल का टैलेंट है उसको मुख्तलिफ हमने मौके प्रोवाइड करने होते हैं, ताकि इसका जो टैलेंट है ये उभर कर आ सके और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो आगे कम्पीट कर सके। तो यहाँ पे मुख्तलिफ हम एनुअली 2-3 इवेंट्स करवाते हैं। लेकिन मुझे बताइए इरफान कि आपकी एकेडमी में, या अगर ओवरऑल मैं पूछूं तो इस मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग की या इस खेल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? और आपके पास सिर्फ खाली बच्चे आते हैं उस इलाके के, या बच्चियों में भी ये रुझान पैदा हो रहा है कि उन्हें भी ये सीखने की ज़रूरत है, या उनके वालिदैन उन्हें भी भेजते हैं? देखिए, मार्शल आर्ट्स सबसे पहले फिटनेस के लेवल पे अगर देख ले तो आजकल मुख्तलिफ बीमारियां हर बंदे को लगी हुई है। वो मसला ये है कि हम फिटनेस पे तवज्जो नहीं दे रहे। मार्शल आर्ट्स जब आप सीखोगे तो अपनी फिटनेस मेंटेन कर सकोगे। इसके साथ सेल्फ डिफेंस आप अपनी कर सकेंगे। साथ साथ मुख्तलिफ जो जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप मेंटली भी अच्छे होंगे, फिजिकली मेंटली भी। इसके साथ आप अच्छे लेवल पे कम्पीट कर सकोगे। अपनी स्टडी भी इसकी वजह से आप बेहतर कर सकते हैं। और साथ में जब मेरी एकेडमी है, इसमें फिलहाल मेरे पास बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट स्कूल में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। बच्चों के काफ़ी वो रिक्वेस्ट आ रही है कि ये चीज़ स्टार्ट करवा दें, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि यहाँ पे हम बच्चों को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए थोड़ी फैसिलिटीज ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह हमारी प्लान है कि बच्चों को भी साथ में लेकर। चलिए, ये तो अच्छी चीज़ है कि इन फ्यूचर आप लोग सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए भी कोई ना कोई इंतज़ाम किया जाए। लेकिन इरफान, आगे इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? कोई नए रैकेट तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, या कोई माइंड में है क्या करना है आगे? जी बिल्कुल, कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिनको मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है, अटेम्प्ट कर चुका हूँ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को मैंने भिजवाए हुए। उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द अप्रूव हो जाएंगे। और साथ में मेरी फोकस है अपने जो स्टूडेंट्स है 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मेरे क्लब में हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने ट्रेनिंग देनी शुरू की हुई है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अटेम्प्ट करेंगे। और हमारा जो मेन फोकस है इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे मुख्तलिफ जो मिक्स मार्शल आर्ट्स के और प्रोफेशनल बॉक्सिंग के कंपटीशन है, उसमें हमने पार्टिसिपेट करना है। वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन आपने जो रैकेट अभी अटेम्प्ट करके भेजे हुए हैं इरफान, अगर आप बताना चाहें तो वो इसी कैटेगरी में ही या किसी और कैटेगरी में भेजे हुए हैं आपने? मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, पुशअप में है, स्क्वाट्स में है, स्क्वाट थ्रस्ट है। मुख्तलिफ जो फिटनेस के और मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड कैटेगरीज है, इसमें कुछ रिकॉर्ड मैंने अटेम्प्ट किए हुए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द अप्रूव होंगे। ठीक है जी। इरफान महसूद हमारे साथ मौजूद थे और इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने 28 जो है वो पुशअप्स कैटेगरी में 28 रिकॉर्ड बनाए हैं, और वो हमारे साथ मौजूद है। इरफान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, कि आप इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते चले और अपनी एकेडमी में जो बच्चे हैं उन्हें भी अच्छे अच्छे तरीके से सिखाएं मार्शल आर्ट्स, ताकि वो भी इन फ्यूचर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो ये एक टैलेंट था पाकिस्तान का जिससे हमने आपकी मुलाकात करवाई। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के बासियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और जनाब अब हमने बात करनी है महंगाई की, जो कि बढ़ती ही जा रही थी। और ईद कुर्बान से पहले जैसे हमने एक सेगमेंट भी किया था नान भाई एसोसिएशन के साथ, और उनको बुलाया भी था, मधु भी किया था और उनसे बात की थी उन्होंने, क्योंकि कॉल दे दी थी कि जनाब और धमकी भी दी गई थी कि नान और रोटी की जो कीमतें हैं उन्हें बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो महंगाई की शरह है उसमें बहुत इजाफा हो चुका है। फाइन आटा भी महंगा हो गया है और जो हुकूमत की तरफ से जो आटे की फरामी है वो भी उन्हें नहीं की जा रही है। तो उनकी तरफ से धमकी दी गई थी कि अगर मुतालिबात नहीं माने जाते हैं तो जनाब हम लोग सारे जितने भी पाकिस्तान के तनूर हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और एक लॉन्ग हड़ताल की कॉल दी जाएगी। तो कल हमने देखा कि जनाब उस धमकी पर अमल दरामद हुआ, हकीकत सामने आई और नान भाई एसोसिएशन की जानिब से कल नासिर बाग में, लाहौर के नासिर बाग में हड़ताल दी गई। और उसके बाद 3 बजे मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया इंतज़ामिया की तरफ से। मुज़ाकरात बज़ाहिर तौर पर तो यही बताया जा रहा है कि कामयाब हो चुके हैं। क्या क्या मुतालिबात थे नान भाई एसोसिएशन के, इंतज़ामिया ने कौन कौन से मुतालिबात इनके माने हैं, आगे का लाया अमल क्या होगा, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ खान अफसर साहब मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के। सर मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। उम्मीद करती हूँ कि ठीक है, कल के हवाले से बताइएगा। कल आप लोगों ने एहतजाज किया नासिर बाग में, उसके बाद मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं आप लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुज़ाकरात हमारे कामयाब हो चुके हैं। अच्छा। हमारा जो मौक़िफ़ था शुरू दिन से कि अगर फ़ाइन का रेट ज़िली गवर्नमेंट मुकर्रर नहीं कर सकती, ठीक है, तो नान का रेट भी नहीं कर सकती। सही। हमारे मौक़िफ़ को सुना गया, उन्होंने कहा कि जी आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, हम नान का रेट मुकर्रर नहीं करेंगे, इसका नोटिफिकेशन नहीं करेंगे। हमारी मुशावरत से तय हुआ नान का रेट 20 रुपए का। मतलब अब जो इंतजामिया की तरफ से वो नान का रेट मुकर्रर नहीं किया जाएगा? नहीं होगा, नोटिफिकेशन उसका नहीं होगा। अच्छा, नान का ठीक है। वो मुशावरत से हमने 20 रुपए का नान का रेट मुकर्रर किया है। लेकिन एक बात हमने ज़रूर की है कि हम ये फिर भी आवाम की वजह से 20 रुपए का नान करें कि इतनी महंगाई में अगर इसमें इसके रेट में और इजाफा करेंगे तो अवाम पे बोझ ज्यादा पड़ेगा। लेकिन हमने ये कहा कि अगर फाइन के रेट में इजाफा हुआ इससे ज्यादा तो हम रेट में इजाफा करेंगे। अच्छा। फिर हमारी मजबूरी बन जाएगी। फाइन का रेट पहले कितना था और अब कितना हो चुका? पहले था 7,500। अच्छा, ठीक है। जो अब है, अब 7,500 अब है। जब ये 18 रुपए का नान था तो उस वक्त 6,800 रुपए का था। ठीक है। अब 7,500 का। अगर 7,500 से ऊपर जाएगा फाइन का रेट, क्योंकि जिली गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, मिल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस टाइम डेली के हिसाब से रेट में इजाफा कर रहे हैं। अच्छा। डेली के हिसाब से 200-300 रुपए फैन के रेट में इजाफा हो रहा है। तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर है फैन के रेट में इजाफा हुआ तो हम नान के रेट में इजाफा करेंगे। तो अभी जो इंतजामिया के साथ आप लोगों के मुज़ाकरात हुए उसमें क्या बताया गया है कि फाइन के आटे पर जो उसकी जो निर्ख बढ़ते जा रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, या जितने भी कीमतें हैं नान की वो आप ही के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप लोग ही डिसाइड करेंगे और इंतजामिया कुछ भी नहीं करेगी इस मामले में? इंतजामिया अगर फाइन का रेट कंट्रोल करती तो पहले कर लेती। अच्छा। वो कंट्रोल कर ही नहीं सकती। फाइन के रेट को इंतजामिया कंट्रोल नहीं कर सकती। इंतजामिया अगर कर सकती है तो सिर्फ आटे के रेट को। लेकिन फाइन के रेट को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती? ये तो इंतजामिया को पता होगा, हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये तो इंतजामिया बेहतर जानती है। मिल वाले इस टाइम अपनी मनमानी कर रहे। अच्छा। आटे का रेट तो कंट्रोल है, लेकिन आटा भी जो दे रहे वो खाने के काबिल नहीं दे रहे। इंसानों के खाने के काबिल नहीं है। अगर हम वो तंदूर पे उसकी रोटी बनाए ना तो यकीन करें कि गाहक एक रोटी लेके ना जाए, इतना वो उसका म्यार खराब है। ये उस आटे की बात करें जो हुकूमत की तरफ से जो सब्सिडाइज आटा है, हमें उस आटे की बात कर रहे हैं। अच्छा। एक तो ये, दूसरा अब हम इंतजामियों को हमने कहा कि आपने इनको जो 15 किलो की पैकिंग का दिया है ऑर्डर कि आप 15 किलो की पैकिंग करें, वो आटा भी सही और उसकी कीमत क्या है? 1,350 रुपए। जो गंदम दे रही है गवर्नमेंट उसी से वही तैयार कर रहे हैं आटा। अच्छा। 15 केजी का अगर बैग बंद हो जाएगा तो 20 केजी का आटा म्यारी आएगा। ठीक है। अगर नहीं बंद होगा तो 20 केजी का आटा म्यारी, सब्सिडाइज आटा कभी म्यारी नहीं आएगा। आप चाह रहे हैं कि 15 किलो का जो थैला है वो बंद हो जाए? बंद होना चाहिए। सही। अगर इन्होंने म्यारी आटा आवाम को देना है तो 15 केजी का थैला बंद करें, सिर्फ 20 केजी का सब्सिडाइज आटा दें, फिर म्यार सही होगा इसका।
तो पहले भी जब सब्सिडाइज आटा दिया जाता था तब भी नहीं वो ठीक होता था? बिल्कुल उसका म्यार, मैं तो हैरान हूँ कि जिली इंतजामिया क्या कर रही है। या तो घर में उनका कोई खाना नहीं खाता, या वो घर में आटा नहीं लेके जाते, कि उनकी नजर नहीं पड़ती कि ये क्या हो रहा है। अच्छा। फिर एक चीज और, मिल वाले इस टाइम पैसे वाले लोग हैं, उनको कोई नहीं पूछ सकता, इंतजामिया भी नहीं पूछ सकती? नहीं पूछ रही। अच्छा। अगर किसी डीलर को वो 100 थैला देते तो उसका लिख देते हैं 200 थैला 300 थैला। अच्छा। ये होता क्या है, ये 4 थैले बैग इकट्ठे किए, एक 80 केजी की बोरी ली, उस बोरी में डाला आटा, स्मगलिंग हो गई। क्योंकि केपीके में आटे के थैले का रेट है 1800 रुपए। ठीक है। ये जितना आटा भी जा रहा है, ये पंजाब से जा रहा है, लाहौर से जा रहा है, और स्मगल होके जा रहा है? स्मगल होके जा रहा है। अच्छा। लाहौर में आप किसी भी बाजार का विजिट कर ले, आटा आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो कह रहे जी 1.25 लाख थैला हम लाहौर को सप्लाई कर रहे हैं। किधर जा रहा है 1.25 लाख थैला? अवाम को तो नहीं मिल रहा। तंदूर वाले को भैया हमने 10 दिन का टाइम दिया हुआ है। नहीं तो ये कल ये मुज़ाकरात में जब बैठे हैं इंतजामिया के लोग, ओहदेदारान बैठे हैं, तो ये मुतालिबात आप लोगों ने रखे, ये सारा मौक़िफ़ आपने पेश किया? बिल्कुल हमने मौक़िफ़ पेश किया है कि अगर आप हमें आटा देंगे तो हम रोटी देंगे। अच्छा। अगर नहीं देंगे तो हम हमसे तवक्को ना रखें कि हम आपको रोटी देंगे। अच्छा। उन्होंने 10 दिन का टाइम लिया है हमसे कि मियारी आटा आप लोगों को कि प्रोवाइड मियारी किया जाएगा। आटा और आपको आसानी दस्तयाब होगा। तो अभी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलता जो बिल्कुल सब्सिडाइज आटा आटा नहीं है? मिल रहा। किसी बाजार का विजिट कर ले, किसी बाजार में आटा नहीं होगा। पहले तो ये था कि ये आटा तंदूर वाले के लिए नहीं है, ये इंतजामिया की तरफ ये था? इंतजामिया की तरफ से था, फूड वालों की तरफ से था। अच्छा। कि ये आटा तंदूर वालों के लिए नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी इसका आपको, बाकायदा नोटिफिकेशन निकलता था कि ये वैसे ही बाजारी बातों तक था महदूद? देखें हमारी मिल वालों से भी बात हुई, जब पहली मीटिंग हुई थी ना हमारी, बिलाल यासीन साहब भी थे, डीसीओ साहब भी थे, मिल मालकान भी थे। हाँ जी। उनके सामने ये बात हुई, मिल वालों ने भी कहा कि जी आपके फूड वालों ने कहा कि ये तंदूर वालों के लिए आटा नहीं है। अच्छा। तो जुल्म ये देखें, जो 2 माह से जुल्म हो रहा था तंदूर वाले पे, बाजार से वो आटा लेके। लेकिन खान अफसर साहब, इंतजामिया ने क्या आप लोगों के मुंह पे बोला या आप लोगों के मुज़ाकरात में बोला कि हम लोग आटा आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करेंगे? बिल्कुल हमारे सामने बात हुई है। अच्छा। लेकिन फिर भी तंदूर वाले पे जुल्म, क्योंकि तंदूर वाला गरीब है, तंदूर वाला गरीब है और मिल वाला पैसे वाला है, उनसे बात नहीं कर सकती इंतजामिया। लेकिन अल्लाह के फजल से अब तंदूर वाला गरीब जरूर है, गैरतमंद है, बेगैरत नहीं है। वो अपना हक लेना जानता है अब, और इंशाल्लाह तंदूर वाले को हक लेके देंगे। 10 दिन का टाइम है इंतजामिया के पास। अगर वो आटा तंदूर वाले को सब्सिडाइज आटा आसानी से फराम करेगी, मियारी फराम करेगी, अच्छा। तो हम आवाम के लिए हम 10 रुपए की रोटी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा। अगर नहीं करेंगे तो हमने ये बिल्कुल पहले से दरख्वास्त भी दी हुई है। दरख्वास्त तो हमने 18 की दी है, लेकिन फिर आवाम के लिए हमने फैसला किया कि हम 15 की रोटी सेल करेंगे अगर सब्सिडाइज आटा हमें नहीं मिला तो। अच्छा, अगर सब्सिडाइज आटा इन 10 दिनों में, अगर जो इंतजामिया ने वादा किया है आप लोगों से मुतालिबात में कि वो प्रोवाइड किया, अगर नहीं किया जाएगा तो फिर 15 रुपए की रोटी आप लोग 10 दिन के बाद 15 10 दिन के बाद। 10 दिन के और बाद। नान की जो कीमत है वो मुकर्रर कर ली गई है आप लोगों की तरफ? नान की कीमत 20 रुपए है। अगर फैन के रेट में इजाफा हुआ तो इसका रेट 20 से ऊपर जा सकता। और ये कीमत भी अगर फाइन में इजाफा होता है तो वो कीमत भी आप लोग ही डिसाइड करेंगे? देखिए हम डिसाइड करेंगे, एसोसिएशन डिसाइड करेगी, लेकिन आगाह करेगी जिली गवर्नमेंट को कि जी ये फाइन के रेट में इजाफा लेकिन हो अगर गया। आप 20 से 25 कर दें, 25 से 30 कर दें तो फिर कौन पूछने वाला है? लेकिन इंतजामिया को पता होना चाहिए ना कि फैन का रेट नहीं कंट्रोल करती, फैन का रेट ऊपर जा रहा है तो नान को कैसे कंट्रोल करेगी? जो उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की कि आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा। तुम्हारी तो मजबूरी होगी, या तो वो फाइन को कंट्रोल करें, फाइन को नहीं कर सकते तो नान को कैसे कंट्रोल करेंगे? आपकी मजबूरी होगी, आप लोगों की तो चांदी होगी कि आप जितना मर्जी रेट उसका लगा लें। जब नान और रोटी महंगा होता है ना तो कस्टमर में कमी आ जाती है। अच्छा। कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि नान के और रोटी के रेट में इजाफा हो। जब हमारी मजबूरी बन जाती है फिर हम इजाफा करते हैं, क्यों? हम अपनी जेब से तो नहीं दे सकते। रिलीफ देना गवर्नमेंट का काम है। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि ये जिमनी इलेक्शन के लिए है। तंदूर वाले को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है।
अच्छा। सिर्फ जिमनी इलेक्शन के लिए। तो जिमनी वही इलेक्शन तो बात हो हुई गए। जब जिमनी इलेक्शन तो हो खत्म गए। हुआ हाँ तो जी। उन्होंने हमारे मौकफ की तईद कर दी अच्छा, कि जी आप सही कह रहे हैं। तो ये तो कॉल आप लोगों ने धरने की बड़ी पहले दी हुई थी, ईद से पहले की दी हुई थी। ईद के इससे पहले की दी, बिल्कुल तो ऐसे। ईद के बाद भी ईद को गुजरे हुए भी एक हफ्ता गुजर चुका है, तो कोई लोगों ने या इंतजामिया ने आपसे राब्ता नहीं किया? कल ही आपसे राब्ता किया जब आप लोगों ने धरना दिया था? नहीं, एक दिन पहले भी राब्ता किया है। अच्छा, हमारे मुज़ाकरात भी हुए हैं, सही, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हुए। ठीक है, धरने से एक दिन पहले। एक दिन ठीक है। पहले। तो कल जो हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, जब उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तहीद की है, तो हमने ये हड़ताल 10 दिन तक जाती, 1 माह तक भी जाती तो हम हड़ताल करते, क्योंकि दुकान पे बैठ के अगर कोई बचत नहीं है किसी दुकानदार को तो उसको खोलने का फ़ायदा क्या है? उससे बेहतर है कि वो बंद कर दे। तो दुकानदार का मौक़िफ़ यही था कि जी बंद कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हम तो नुकसान में जा रहे हैं। अब ये है कि वो जो महंगाई के तनासब से अगर आप देखें, कल एक नया नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें हर चीज़ महंगी हो गई है, दालें महंगी हो गई हैं, चावल महंगे हो गए हैं, सब चीज़ महंगी हो गई। तो तंदूर वाले ने भी तो वो खरीदनी है, उसने भी तो वो खरीदनी है। महंगाई के तनासब से अगर देखा जाए, ये नान का रेट अभी भी कम है। लेकिन महंगाई के तनासुब से जो आम लोग हैं, जो गरीब आदमी है, वो ज़्यादातर रोटी ही खाता है, उसी की तरफ जाता है, चावल नहीं खाता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, तंदूर वाले की कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं? आम वो आदमी भी की तो कौन गरीब सी है। फैक्ट्री चल रही है? मैं कहता हूं इस टाइम आम आदमी बेहतर है तंदूर वाले से। कैसे? जो हालात जा रहे हैं, कैसे? अगर आम आदमी तो टैक्स भी दे रहा है, पैसा भी अपना कटवा रहा है, फिर भी उसके तंदूर वाला भी सहूलियात टैक्स नहीं दे मिल रहा रही है, उसे। तंदूर वाला भी जितना टैक्स दे रहा है इतना आपकी सोच नहीं है। एक गैस का बिल अगर 40 से 50 हजार रुपया उसका बिल है, उसमें 15 हजार रुपया टैक्स है। जो तंदूर वाला नुकसान करता है, अच्छा, तो आम आदमी तो उससे बेहतर हुआ ना। फिर अगर वो 2000-3000 रुपया डेली का नुकसान कर रहा है, एक माह में 1 लाख रुपया हो गया, उसने बचत तो ना की, उसने तो नुकसान किया, तो फिर आम आदमी तो बेहतर हुआ तंदूर वाले से। ये तो जब कोई काम करता है ना, उसको पता होता है इसमें क्या है। जो नहीं करता वो यही देखता है कि ये सिर्फ रोटी बनाते हैं, ये पता नहीं आटा फ्री में लेके आते हैं, रोटी बनाते हैं और हमसे पैसे ले लेते नहीं, हैं। फ्री में तो कोई चीज नहीं मिलती, और खासतौर पर आज के जो सिचुएशन चल रही है, इसमें तो कुछ भी फ्री उस का नहीं हिसाब मिलता। से देखा जाए ना। तो मुझे बताइए सर, कल जो मीटिंग हुई है उसमें कौन कौन मौजूद था? डीसी साहब थे, और उनके साथ कौन कौन था? डीसी साहब थे, एडीसी साहब मौजूद थे, अच्छा। और मजिस्ट्रेट साहबान जितने भी हैं प्राइस के, जी। वो भी मौजूद थे। अच्छा, अपना चौधरी अयूब साहब थे, ठीक है। ठीक है, सब मौजूद थे वहाँ पे। हाँ जी। तो अभी आप लोगों को 10 दिन का टाइम मिला है, हमने रोटी के 10 लिए दिन भी। का टाइम दिया अच्छा, रोटी की कि मुकर्रर अगर आप तंदूर वाले को आसानी से आटा फराम करेंगे और म्यारी करेंगे, 10 दिन तो जैसे भी वो हम 10 रुपए की रोटी सेल करेंगे। ठीक है। अगर ना मिला तो 10 दिन के बाद हम रोटी 15 की सेल करेंगे। फूड वाले भी मौजूद थे, उन्होंने कहा तो है कि जी हम आपको इंशाल्लाह बासानी ऐसा तरीकाकार बनाएंगे, आपके साथ बैठेंगे कि आपको आसानी से आटे की फरामी हो। लेकिन अब देखते हैं, इंतजार में हम 10 दिन कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन सर, नान की जो कीमत है वो कल से ही बढ़ा दी गई है, या आज से हमें 20 रुपए का नान ही मिलेगा? नान की जो कीमत है वो पहले से बढ़ गई, पहले से ही बढ़ गई? सच्ची बात है। मतलब पहले ये से बढ़ गई। धरने से लेकिन पहले ही आप लोगों ने बढ़ा दी थी। लेकिन अच्छा। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो मजिस्ट्रेट साहबान है वो तंदूर वालों का जीना आराम कर रखा था। लेकिन अगर आप लोगों ने कीमत पहले ही बढ़ा दी थी तो फिर धरना क्यों किया आप लोगों ने? हमने धरना मजिस्ट्रेट जो नाजायज पर्चे, जुर्माने, इस वजह से हमने धरना दिया। लेकिन ये तो फिर नाजायज बात हुई ना, आप लोगों ने पहले ही लेकिन कीमत बढ़ा हमने- दी, धरना बाद में किया, मुज़ाकरात आप कितना लोगों ने नुकसान कहा, करते? तो आप लोग कल फिर ये कीमत बढ़ाते? नहीं, ये तो तकरीबन 50% कल से बढ़ी है, 50% तो पहले बढ़ी। जो लोग म्यारी काम करते हैं ना, म्यारी काम, जो किसी गाह को एक म्यारी चीज देते हैं, सही, उन्होंने तो पहले कीमत में इजाफा कर दिया, क्योंकि वो अब म्यार से पे काम करते हैं। सही। जिन्होंने वजन काम कर दिया था वो क्या करते? उन्होंने वजन ही काम करना था, उन्होंने तो रेट आज से बढ़ाया। अच्छा, उन्होंने रेट आज, लेकिन हम जिली इंतजामिया को बार बार ये चीज कहते हैं, जिसका वजन कम है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है, मजिस्ट्रेट साहबान जो हैं उन्होंने मंथलियां लगा ली हैं, मंथलियां। तंदूर वाले कहां से ले? जी, हमने कल सख्ती से यह बात की है कि कोई तंदूर वाला मंथली नहीं देगा। अच्छा, नहीं, अगर तंदूर वाले कान भी दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं, तो इसमें उनका भी तो कसूर है। कसूर है तो हमने मना किया ना कल, कसूर है तो हमने कल सख्ती से मना किया कि मंथली नहीं देनी।
क्योंकि मजिस्ट्रेट साहबान लाखों रुपए इस 2 माह में इकट्ठे कर चुके हैं। अच्छा। जो हमने कल उनके सामने बात की है, ये कल हमने सामने बैठ के ये बात की है कि ये लाखों रुपया इकट्ठा कर चुके हैं। वो ये सोच रहे हैं कि महंगाई है, ये मजिस्ट्रेट साहबान को इतना नहीं पता तंदूर वाला गरीब है। 5-5 हजार रुपया एक के ऊपर 10-10 हजार रुपया जुर्माना हमने खुद रोते देखे हैं तंदूर वाले। जब जेब से 10 हजार रुपया कोई निकालता है ना, तो उसको ये पता है कि यार मुझे तो रात को 1000 रुपया भी नहीं बचना। जब वो 10 हजार रुपया देता है तो उसके दिल पे जो गुजरती है वो ही जानता है, कोई और नहीं जान सकता इस बात। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आगे का लाया अमल क्या है आप लोगों का? हमारा तो आगे का यही है कि 10 दिन हम इंशाल्लाह इंतजार करेंगे। अगर हमें आटा, सब्सिडाइज आटा हमें आसानी से और म्यारी मिलता है तो हम रोटी अवाम के लिए 10 रुपए में सेल करें। अच्छा। अवाम की सहूलत के लिए। सही। अगर फैन के रेट में इजाफा हुआ, ठीक है, तो फिर नान 20 का नहीं होगा, 20 से ऊपर जाएगा। कितने का जाएगा? देखिए ये तो रेट के हिसाब से कितना उसका रेट में इजाफा होता है, फान का रेट में कितना इजाफा होता है। ठीक है जी। और अगर मुतालिबात नहीं माने जाते 10 दिन के बाद, तो फिर धरना दिया जाएगा? ये तो अब जिली इंतजामिया पे है कि जी हम जब रोटी के रेट में इजाफा करेंगे कि तो वो क्या रिएक्शन है। ठीक है जी। ये 10 दिन बाद पता चलेगा कि ये भी ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन नान के हवाले से बताया जा रहा है कि जो उसकी कीमत है वो बढ़ा दी गई है, वो 18 के बजाय 20 रुपए में हमें मिलेगा। खान अफसर साहब हमारे साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हैं मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ पर आए, अपना मौक़िफ़ आपने पेश किया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं किताबों की नगरी के हवाले से। तो इस सेगमेंट में हमारे साथ अहमद हमाद साहब, जो कि फिलोसफर हैं, शायर हैं, मुसन्निफ हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं और किसी नई किताब का तारुफ वो हमारे साथ करवा रहे होते हैं। तो आज जिस किताब का तारुफ वो हमारे साथ करवाने वाले हैं उसका नाम है लाहौर जो मैंने देखा। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और लाहौर का अहवाल उनसे जानते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। आज जो किताब है ये बेहद दिलचस्प किताब है, लाहौर जो मैंने देखा, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो मसूद हयात हैं। ये इनके मज़ामीन हैं जिनकी तालीफ़ यानी इनको कंपाइल किया है सैयद फैज़ान अब्बास नकवी। हम इनको फ़ेसबुक पे जब फॉलो करते थे तो ये अपने आप को लाहौर का खोजी कहते थे, और वाकई हकीकी मानों में ये लाहौर के खोजी ही हैं। नौजवान हैं, लाहौर की उन तमाम जगहों पे जा पहुँचे, वहाँ तस्वीरें बनाई, वहाँ की रिवायात का जो है पता लगाया, जहाँ जो अब आजकल हमारी नज़रों से ओझल हैं। चुबुर्जी में जो ये चुबुर्जी है हमारी 4 बुर्जों वाली, इसका जब एक बुर्ज गिरा तो क्या सूरत हाल थी, फिर ये दोबारा बनाया गया तो ये कैसा बना, उससे पहले जब ये चुबुर्जी बनी थी, क्यों बनी है, किस बाग की ये एंट्रेंस थी, ये बाग कहाँ तक फैला हुआ था, सबनाबाद मोड़ से आगे तक। तो ये सारी बातें हमें, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें। तो चूँकि ये लाहौर के खोजी की अपनी दिलचस्पी ये है कि वो लाहौर के बारे में जाने, एक एक ईंट उठा के देखे कि इसमें कौन सा माजी का कौन सा हिस्सा दफन है, इसलिए उन्होंने मसूद हयात साहब को मुंतखब किया। मसूद हयात साहब कौन है? मसूद साहब एक बहुत अच्छे आलीशान पेंटर हैं। इन्होंने आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बड़े बड़े आलीशान मुसव्विर पाकिस्तान ने पैदा किए, उनमें से बेशतर मुसव्विरों के सामने इन्होंने ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया। इनके बारे में ज़रा सा अगर मैं आपको बता पाऊँ तो अब्दुल रहमान चुगताई, जो चुगताई आर्ट वाले, जो बड़ी आंख वाले, उनसे इन्होंने वो इल्म हासिल किया। उस्ताद अला बख्श यानी डायरेक्ट उनके शागिर्द रहे हैं। तो मसूद साहब का एक तो ये पहलू है। दूसरा बहुत ही दिलचस्प पहलू है, वो ये है कि आप पहलवानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और अपनी जो ख़ानदानी फ़न है इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, किसी सूरत इसको मरता हुआ देखना नहीं चाहते थे। और आप जानते हैं कि गुजरांवाला पहलवानों का शहर है और हमें कुछ अरसा गुजरांवाला जाके रहने का, वालिद साहब की पोस्टिंग के सिलसिले में वहाँ इत्तफाक हुआ, तो वहाँ हमें एक लाहौर से टीचर पढ़ाने आए। हम 2-3 साल वहाँ रहे उस शहर में। तो कॉलेज में लाहौर से टीचर पढ़ाने आए। किसी ने पूछा कि गुजरांवाला की शोहरत क्या है, तो हमारा एक क्लास फेलो जो वहीं का था वो कहता है कि जी ये पहलवानों का शहर है। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि अच्छा, आपने उतने बड़े पहलवान तो पैदा नहीं किए जितने हमारे लाहौर ने पैदा किए। तो वो खामोश हो गया।
तो मुझे वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि यार वाकई ये लाहौर के जो पहलवान हैं ये तो आलमी शोहरत याफ्ता थे। यहाँ पे झारा है, गामा पहलवान पुराने और इस तरह। तो मसूद साहब ने उस सारे पहलवानी को बड़े गौर से करीब से देखा, उस पर फ़ख्र किया, उसको कंपाइल किया। और आज भी इसमें अगर हम देखें तो बहुत मुख्तलिफ छोटे छोटे जो मसूद साहब ने पुराना लाहौर बयान किया है, उसमें पुराने लाहौर में जो फ़न पहलवानी था उसमें मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा तवील मज़ामीन जो है, उन तवील मज़ामीन में से एक मज़मून वो है जो उन्होंने पहलवानी पे लिखा हुआ है। और वो बड़े डिस्टर्ब थे कि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता फ़न जो है वो पहलवानी का दम तोड़ रहा है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में एक स्पोर्ट जो है वही कामयाब है, बाकी तमाम स्पोर्ट्स 22 करोड़ का मुल्क है और यहाँ पे कम से कम 22 बड़ी स्पोर्ट्स तो होती, बड़े स्टेडियम होते। हमारा अपना कौमी खेल जो है वो इस वक्त जिस तरह की हालत में हम देख देख के खून के आंसू होते हैं, तो कहाँ पहलवानी हमारा फ़ख्र होता था। किसी ज़माने में झारा और अनोखी, हम लोग बिल्कुल बच्चे थे और हमारे कानों में वालिद साहब की आवाज़ गूंजती थी कि झारा और अनोखी इनका मुकाबला है। और एक ज़माने में पाकिस्तान में फ्री स्टाइल भी शुरू हो गई थी और पीटीवी लाइव उसको नशर किया करता था, लेकिन ये सब ख़त्म हो गया। तो मसूद हयात साहब ने लाहौर के बारे में जो चीज़ें लिखी हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई, उनमें से एक छोटी सी चीज़ आपको सुनाता हूँ। किसी ज़माने में थिएटर का बड़ा रिवाज था, थिएटर आवाम की तफरीक का एक बड़ा ज़रिया हुआ करता था। बड़ी बड़ी मशहूर थिएट्रिकल कंपनीज़ हुआ करती थी। थिएटर में अगर कोई जंगल, पहाड़, घुड़सवारी या कोई ऐसा सीन दिखाना मकसूद होता था तो वक्त के नामवर मुसव्वरों से पर्दे पर ये सीन बनवाए जाते थे। हज़ारों रुपए खर्च करके बड़े मायारी ड्रामे पेश किए जाते थे। आगा हशर मरहूम को एक मुनफरिद मुकाम हासिल था। ये सारा बता के उसको कहते हैं कि वहाँ पे उस्ताद अला बख्श जो हैं वहाँ उनका भी काम इस्तेमाल होता था और लाहौर में थिएटर का एक बाकायदा कल्चर था। फिर शब महराज का कल्चर इन्होंने बताया। दौले शाह की चूइयाँ जो यहाँ पे गली मोहल्लों में घूमती थी, इन्होंने भी लिखा कि जब मैं देखा पहली दफ़ा तो मैं सहम के डर के माँ के साथ लिपट गया। आम तौर पे हमारे जो बच्चे हैं वो इसी तरह, हालांकि वो बेचारे बड़े बेज़रर होते हैं, मरीज़ हैं, वो आप जानते हैं, लेकिन उस ज़माने में बड़ी अजीबोगरीब बातें इनके बारे में मशहूर होती थी। फिर दास कुलचे के बारे में है, दरख्तों का कत्ल है। आप ये किताब पढ़ेंगे आपको लगेगा जैसे आप माजी के किसी तस्वीर खाने में हैं, एक तस्वीर को जी भर के देखते हैं, अभी इस तस्वीर पर गौर कर रहे होते हैं तो अगली तस्वीर आपको बुला रही होती है कि आएँ, मैं भी आपकी मुंतज़िर हूँ, मुझे भी देखें, मुझ पर भी नज़र इत्तेफाक डालें। और इस तरह एक पूरा पुराना लाहौर, सदियों पे मुहित पुराना लाहौर हमारे सामने आ जाता है। और ये किताब उसी की दास्तान है, इसे फिक्शन हाउस ने शाया किया है और ये बहुत खूबसूरत किताब। ठीक है जी, अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहमद साहब, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ बात कर लेते हैं टैलेंट के हवाले से। तो अब मैंने आपकी एक और टैलेंट से मुलाकात करानी है जो कि मौसीकी की दुनिया में कदम रख चुके हैं और अपना नाम बना रहे हैं। तो जनाब अबरार शाहिद आज मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं, जो कि सिंगर हैं, अपकमिंग सिंगर मैं उन्हें कहूँगी, और बहुत सारा काम वो कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उनका काम हमें नज़र भी आएगा। पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट हैं और पंजाब कॉलेज के बिहाफ पर ही बहुत से कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने हिस्सा लिया, बहुत सारे अवार्ड्स भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। और ख़ास तौर पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जनाब उन्होंने डेंगी पर गाना बनाया है और डेंगी का ये मौसम भी है तो इसी की मुनासबत से उन्होंने गाना भी बनाया। और सैयद नूर के हवाले से बताया जाता है कि उनकी 2 फिल्में हैं जिन्होंने उन्होंने सिंगिंग भी की है। तो उनको वेलकम कहते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। ब्रार, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू सो वेरी मच, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? ब्रार, मैं भी ठीक हूँ। मुझे बताइए कि ये सिंगिंग का शौक कैसे पैदा हुआ आपको? सिंगिंग का शौक स्टार्टिंग में स्कूल्स लेवल पर कंपटीशंस होते थे नात से। सही। स्टार्टिंग मैंने नात खानी से किया था और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल लेवल पर भी अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता रहा और मैंने अपने स्कूल का नाम रोशन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और स्कूल लेवल पर भी मैंने नुमाया पोजीशंस हासिल की और पूरे पाकिस्तान में अपने स्कूल का नाम रोशन किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और वहीं से जब मैं कॉलेज में आया तो ये जो सिलसिला है वो जारी रहा। और जब इंसान को अप्रिशिएट किया जाता है तो वो चाहता है कि इंसान मज़ीद तरक्की की तरफ अल्लाह ताला लेकर जाता है और उस तरफ। तो जॉनरा कौन सा पसंद है आपको? मैं क्लासिकल पसंद करता हूँ। अच्छा, क्लासिकल ही गाते हैं और क्लासिकल ही पसंद करते हैं। बेसिकली जो क्लासिकल है वो म्यूज़िक इज़ अ लैंग्वेज। तो जो क्लासिकल है वो बुनियाद होती है, तो बाकी जो क्लासिकल करता है वो सब कर सकता है। मैं तो यही कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जितनी भी कैटेगरीज हैं, रॉक, पॉप, फोक,
उन सब में गा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए दैट्स गुड। सबसे पहले कौन सा ट्रैक आप सुनाने वाले हैं हमें? मैं आपको मेरे रिश्ते में वो बड़े भाई हैं, मेरे उस्ताद जी के शागिर्द ख़ास हैं, अच्छा जावेद बशीर साहब। अच्छा, तो मैं उनका आपको सॉन्ग सुनाऊँ, जरूर। ये तूने क्या किया। जरूर। इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कम वक्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी हर जुबां पे चढ़ा है। इश्क की साजिशें, हाँ, इश्क की बाजियां, हारा मैं खेल के दो दिलों का जुआ। यो तूने मेरी फुर्सत की, कि दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत थी, ये तूने क्या किया। फिर अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, फिर से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया। तूने क्या असर, मैं दिल का राज कहता हूँ, कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, हारा मैं खेल के दो दिलों का जुआ। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी इब्रार। तो मुझे बताइए कि कब से आप सीख रहे हैं सिंगिंग या मौसीकी की क्लासेस कब से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, उस्ताद कौन है आपके? मेरे जो उस्ताद जी हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो उनका दुनिया में एक नाम था, उस्ताद मुबारक अली खान। उनकी 1 साल पहले 8 अप्रैल को डेथ हुई। तो मैं इस बात पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उस्ताद मुबारक अली खान, इतना बड़ा नाम है, और उनका स्टूडेंट हूँ। और मैंने अपने उस्ताद जी से बहुत सारी दुआएं ली हैं। और जब उस्ताद जी डेथ बेड पे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी के पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स हैं, और अल्लाह ताला ने उन सबको अपना अपना उनकी मेहनत के मुताबिक एक मुकाम दिया से नवाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं इस चीज़ पर प्राउड फील करता हूँ कि उस्ताद जी की जब डेथ बेड पे थे ना उस्ताद जी, तो मैंने उस्ताद जी के साथ वो लम्हात गुजारे जो किसी भी स्टूडेंट ने नहीं गुजारे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर भी फ़ख्र है कि मैंने उस्ताद जी से बहुत सारी दुआएं ली, बहुत सारी दुआएं ली। और अभी मेरे जो उस्ताद जी हैं वो मेरे उस्ताद जी के बेटे हैं। अच्छा। और उनको भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ है, और उनका नाम करामत अली असद है, और वो शायर भी हैं, कंपोज़र भी हैं। हमारे पाकिस्तान के जितने बड़े सिंगर्स हैं, राहत फ़तेह अली खान, जावेद बशीर साहब हैं, उनके भाई हैं अकबर भाई, ठीक है। बहुत अच्छा जो फरीहा परवेज़ हैं, बहुत कॉक स्टूडियो में उनका बहुत सारी कंपोजिशंस गाई जा रही हैं। मेरा भी एक सॉन्ग आ रहा है जो मेरे उस्ताद जी हैं करामत भाई, वो
लिख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उस सॉन्ग का नाम है माहिया। अच्छा, और वो उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह जल्दी ताला हमें बहुत नजर पसंद आएगा किया मार्केट जाएगा में। इंशाल्लाह। लेकिन मैं जो इंटरेस्टिंग एक इसमें पहलू था जो मैंने अपने नाज़रीन को बताया कि डेंगू का ये मौसम जी हाँ। है और ये डेंगू पे गाना बनाना ये क्या सीन असल में मैं तब स्कूल में था, अच्छा, तो स्कूल लेवल पर कंपटीशंस आते रहते थे। तो इसी तरह कंपटीशन आया, मुझे मेरे हेडमास्टर साहब हैं मोहतरम इखलाक साहब, उन्होंने बुलाया ऑफिस में, मुझे कहने लगे इब्रार बेटा कंपटीशन है डेंगू पर, तो आपने डेंगू के ऊपर गाना है। तो ऑब्वियसली मुझे तो पता था कि इस टॉपिक पर कोई किसी ने ना कुछ लिखा है, ना किसी ने धुन बनाई है और ना किसी ने गाया है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर जी आप मुझे सिर्फ आधे घंटे का टाइम दें, मैं आज ही इस गाने को बना कर लाऊंगा। और अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं मेरे घर के स्कूल के पास ही मेरा घर था, मैं चलते चलते ही मैंने उसकी धुन बनाई अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन आधे घंटे में मैंने वो गाना बना लिया। और नेक्स्ट डे मैंने परफॉर्म करना था जहाँ पर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और मुख्तलिफ मिनिस्टर आए हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ पर फर्स्ट अवार्ड मिला। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि मुझे जो CEO हैं हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा एजुकेशन के, उन्होंने मुझे कहा कि इब्रार बेटा, मैंने इब्रारुल हक को कहा था, मेरा नाम भी इब्रार शाहिद है, और इत्फाक ऐसा है कि उन्होंने इब्रारुल हक को कहा था कि डेंगू वायरस और डेंगू के ऊपर हमें ना एक सॉन्ग बना कर दें। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा नवाजा है। बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, तो उन्होंने नहीं गाया। लेकिन ये काम आपने करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गाया। तो ये और सुनाएंगे फिर हमें? जी जरूर जरूर। चलें। आओ मिलके दुआ करें, आओ मिलके दुआ करें, डेंगू से बचा करे, आओ मिलके दुआ करें, डेंगू से बचा करे, डेंगू ने सताया है, डेंगू ने सताया है, डेंगू ने सताया है, डेंगू ने सताया है, सबको भी रुलाया है, इसे मार मुकाना है, डेंगू से बचाना है। आओ ओ बड़ा अच्छा है और ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी हो गया है कि डेंगू से हमने बचना भी है और दूसरों को बचाना है। लेकिन अब जैसे कोरोना वायरस है तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी आपको बनाना चाहिए। जी जी। तो आने वाले दिनों में उस पर बना लीजिएगा। मैंने बनाया। अच्छा, उस पे बना लिया आपने? उसमें मैंने तीन लैंग्वेज यूज़ की थी मैंने, और उसमें भी मैंने स्कूल को अपने प्रमोट किया था स्कूल यूनिफॉर्म में। जब भी आया था ना कोविड-19, मैं सो रहा था और अचानक मेरे माइंड में आया कि कोविड-19 के ऊपर कुछ ऐसा होना चाहिए। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे इंशाल्लाह ताला मैं स्टडी भी कर रहा हूँ पंजाब कॉलेज से, अभी मैं एग्ज़ाम से लेकर फ्री हुआ हूँ। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर भी फ़ख्र है कि मैंने पंजाब कॉलेज में नुमाया पोजीशंस हासिल की और 25 से ज़ायद आपने अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल। तो पंजाब कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा प्यार मिला और मेरी मैम है, मैम हलीमा सादिया, उन्होंने बड़ा प्यार किया और उनका मैं फेवरेट स्टूडेंट। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे देख भी रही होंगी। तो मैम जी ये आपकी वजह से, ये आपके प्यार की वजह से है। और बेशक हम जहाँ पे होते हैं ना, हमारे उस्तादों का ही जी उसमें हाथ होता है कि हमें सिखाते हैं। अबरार, आपसे एक गाना सुनना चाहेंगे, कदी मिल सावल? जी जरूर, वो सुनाइए। आ
साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जात, दूर देश मत जात, बसो हमारी नगरी मोह सुंदर मुख दिखला, मोह सुंदर मुख दिखला जाना, मोह सुंदर मुख दिखला, मोह सुंदर मुख दिखला, दिखला जा। ओ कदिया मिलसा वलियार वे, कदिया मिलसा वलियार वे, मेरे लूलू चीख पुकार दे, मेरे लूलू चीख पुकार दे। ओ कदिया मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवलास ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांव आस न पास वे, मैं तो बैठी सब कुछ हार के, मैं तो बैठी सब कुछ हार के। ओ कदिया वे सांवलिया वे बहुत ही खूब, बहुत ही माशाल्लाह आपकी आवाज़ इब्रार बहुत अच्छी है। और जाते जाते एक और ट्रैक भी आपसे सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। शायद इब्रार शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर भी। और जनाब मुझे अब आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मौसम एंजॉय कीजिएगा, लेकिन एहतियात के साथ। जाते जाते इब्रार से एक और गाना सुनते जाइए। ओवर टू यू इब्रार। मोरा सैया मोसे बोले ना, सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, सो गए पर
परदेस पिया तुम ऐसो गए परदेस पिया तुम चैन हमें नहीं आए चैन हमें नहीं आए मोरा सिया मुँह से बोले ना मैं